आप सभी को नमस्कार। मैं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और हमारे साथ स्वयं मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। साक्षी मलिक पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट की किताब आई है, विटनेस, गवाह। और उन्होंने नए सिरे से जो आरआर ये पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, उस आरआर को फिर से शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने फिर इल्जाम लगाया है, जो इल्जाम उन्होंने बहुत पहले लगाया था, इस पर विड्रॉ कर चुकी हैं जिन इल्जामों से, जिसपे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, कि 2012 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जूनियर्स की, उसमें नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरे साथ मुझे मॉलेस्ट किया। जी बताएं। उन आरोपों से पहले जो सबसे बड़ा आरोप वो लगा रही हैं बबीता फोगाट पे। अंदर की कहानी ये है, ये सच है कि बबीता फोगाट ने इनको फोन करके बुलाया और कहा कि मेरी बात ऊपर बीजेपी में ऊपर तक हो गई है, वो इस चीज के लिए इन प्रिंसिपल तैयार है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल कुश्ती संघ में पूरा होने वाला है, तो हम कुश्ती संघ की सरकार बदल दें और हमारे में से कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाएगा, हरियाणा का कोई पहलवान। ये इसने सबसे पहले पहलवानों को लुकमा दिया। और सोनीपत में बहालगढ़ के पास एक ढाबे में, जिसमें कुछ बैठने की अलग से व्यवस्था थी, रूम्स थे, वहां पे एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई। ये था दिसंबर 2022 की बात। तो सोनीपत में बहालगढ़ में वो मीटिंग हुई। उसमें साक्षी, बजरंग और विनेश, तीरथ राणा, बबीता फोगाट, ये 5 लोग शामिल हुए। और बजरंग के अलावा रवि दहिया और दीपक पूनिया, इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग में शामिल किया गया। और वहां पे बैठकर जी बबीता फोगाट ने इन 5 को ये लुकमा दिया कि मेरी ऊपर अमित शाह जी से बात हो गई है जी, और वो इन प्रिंसिपल तैयार हैं और मेरी बीजेपी में खूब चलती है, मेरी बहुत पहुंच है ऊपर तक, और वो तैयार हो जाएंगे, परमिशन मैं ले दूंगी, तुम ऐसे ऐसे एक धरना आयोजित कर लो और उसमें बड़े पहलवान आने चाहिए। तो वो बड़े पहलवान कौन कौन थे? साक्षी, विनेश, बजरंग, रवि दहिया और दीपक पूनिया, ये 5 प्लस कुछ और आ ही जाएंगे, उनको तो हम इन्फ्लुएंस करके बुला ही लेंगे। जी तय था कि बबीता फोगाट भी धरने में शामिल होगी। जब सब कुछ हो गया तो बबीता ने बोला कि तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर बाद शामिल होंगी, क्योंकि मैं बीजेपी से हूं, तो शुरू में ये नहीं रखना चाहिए कि बीजेपी। तो 11 बजे इन्होंने धरना शुरू किया, 1 बज गए और बबीता खुद नहीं आई धरने में। बाकी पहलवान आ चुके थे, सब हंगामा मच गया था। बबीता ने इनको ये आश्वासन दिया था कि तुम 11 बजे जब धरने पे बैठोगे, ये श्वेता सिंह को जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी ये बात कही है कल शाम को कि 11 बजे धरना शुरू करेंगे, 1 बजे तक सरकार हमें बुला लेगी बात करने के लिए, सरकार में सुनवाई हो जाएगी और सरकार से हम आश्वासन ले लेंगे कि हाँ जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा के हम लोग को बैठा दिया जाए। कहते जी 1 बजे तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि जो आदमी हमें सरकार तक ले जाने का वायदा करके आया था वो खुद धरने से भाग गया, बबीता फोगाट।
तब तक क्या हुआ कि 3 बजे के आसपास इनके मुंह से पहले तो बात चल रही थी शोषण करता है, शोषण करता है। मैं नेताजी शोषण करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं, तानाशाही है, ये है, वो है, पर्सनल लाइफ में दखल देते पर्सनल लाइफ में दखल देते हैं। ये आरोप थे शुरू में, ये आरोप थे और कुछ मिसमैनेजमेंट के आरोप थे, फंड्स का मिसमैनेजमेंट, फंड्स का मिसमैनेजमेंट, स्कॉलरशिप्स का, इसका उसका। टाटा ने कुछ पैसे दिए थे कि इनको, हाँ, टाटा एकेडमी, टाटा ने जो ट्रस्ट में, तब तक पत्रकारों ने इनको उलझा लिया और शोषण को यौन शोषण बना दिया। जी, यौन शोषण बनते ही बबीता फोगाट के हाथ के तोते उड़ गए। अच्छा, बबीता फोगाट के पीछे भी कुछ अदृश्य ताकतें थी। यस, बबीता फोगाट भी अपने अकेले के दम पे नहीं उछल रही थी, और बबीता फोगाट की डायरेक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कोई बातचीत नहीं थी। जिन लोगों से एक्चुअल बात थी बबीता फोगाट की, उनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। वो भी भाजपा के एक नेताजी थे हिमाचल वाले, नाम उनका मैं भी नहीं लूंगा, वो जो फ्रेंच कट वाले थे, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। तो सब, जब उनका भी यही था कि 11 बजे धरने में बैठो, 2 बजे तक मैं तुम्हारा धरना खत्म करा दूंगा और हाईकमांड से मैं बात कर लूंगा कि जी ये उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और खामखा की ये पहलवान अगर आगे हंगामा करेंगे तो पार्टी की बदनामी होगी, या होगा वाह होगा, इसलिए इनका, क्योंकि ठाकुर साहब का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था कुश्ती संघ पे कब्जा करने का। क्यों? क्योंकि अन्य बहुत संघों पे इस तरीके से वो नाजायज कब्जा कर चुके थे। नहीं, उसमें एक और पॉइंट है कि कुश्ती लगातार हर ओलंपिक में 2008 से अब तक मेडल दे रही थी, मल्टीपल मेडल दे रही थी, हमेशा लाइमलाइट में रहती थी। 2008 में एक बॉक्सर थे विजेंदर सिंह, मतलब उनका एक आ गया था, एक वेट लिफ्टिंग का आ गया था, नहीं, एक बिंद्रा साहब शूटिंग में एक आध मेडल आ गए थे। उसमें होता क्या था कि विजेंदर सिंह ने एकाएक बॉक्सिंग को पूरे वर्ल्ड में, इंडियन बॉक्सिंग को खड़ा कर दिया था, क्योंकि 5 बॉक्सर क्वालिफाई किए थे, अखिल कुमार और ये सारे थे, तो एकाएक। लेकिन 12 में बॉक्सिंग का मेडल नहीं आया, 16 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 24 में नहीं आया। वही बात रहेगी शूटिंग की। शूटर्स के साथ मैं एक बहुत अच्छी चीज देखता हूँ, लाइमलाइट में रहते नहीं भाई। ओलंपिक का जो पहला इंडिविजुअल गोल्ड पता है है, क्यों? शूटर्स है इलीट जनसंख्या की गेम। शूटिंग जो है ना, वो इलीट, भाई शूटिंग में खर्चा शुरू में 1.5 लाख की तो गनी आती है। पढ़े लिखों की गेम, मैं इसको बोलूंगा कि ये पढ़े लिखों की गेम, मैंने एलिट की नहीं है। मनु भाकर एकदम नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली। नो 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 नो, वो जो ग्रास रूट लेवल का पैट्रोनेज रेसलिंग को है, बिल्कुल ही गांव के गरीब आदमी, हाँ, जिसके घर में कायदे का कंबल नहीं होता ओढ़ने के लिए, नहीं होता, उसका बच्चा पहलवानी करता है। जिसके घर में एक भैंस है ना, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक भैंस है, तो वो अपने बच्चे को पहलवान बनाने का सपना पाल सकता है। एक भैंस वाला किसी को शूटर बनाने का सपना नहीं पाल सकता। मैं यही कह रहा हूँ ना, शूटिंग धन्ना सेठ लोगों की गेम है। हाँ, तो धन्ना सेठ का बच्चा पढ़ा लिखा होता है। आज तक अभिनव बिंद्रा के मुंह से हमने कोई आज तक कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्शियल बयान कहीं कुछ चलिए हम देखे? वापस अपने विषय पे आ जाते तो हैं। हुआ क्या था कि शूटिंग के जो प्लेयर्स होते हैं, या जो शूटिंग की जो फेडरेशन है ना, आप कभी देखिए कभी चर्चा में भी नहीं रहते, और मल्टीपल मेडलिस्ट होते हैं शूटिंग के, हमेशा ओलंपिक में मेडल आ रहा होता है शूटिंग का। सेम हाल बैडमिंटन का था, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, मतलब काफी अच्छा है। लेकिन अगर लाइमलाइट में कोई गेम थी तो रेसलिंग, 5 ओलंपिक से लगातार मेडल और मल्टीपल मेडल। उसका कारण है ना, रेसलिंग जन जन का खेल है, ग्रास रूट लेवल, आम जनता, गरीब गुरबा, भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। तो रेसलिंग का निश्चित रूप से जो जो सपोर्ट बेस है ना पब्लिक में, वो बहुत बड़ा है। शूटिंग और बैडमिंटन एलीट क्लास के गेम्स हैं जी। तो वापस आते हैं अपने विषय पे। तो जब यौन शोषण का आरोप लगा, आरोप लगते ही सब लोग पीछे हट गए और सबने कहा कि ये क्या है, ये आरोप लगाने के लिए किसने कहा था? हमने तो सिंपल ये थोड़ा सा प्रेशर बनाया था कि अगले कुश्ती संघ के चुनाव में नेताजी से
ये कह के और नेताजी को बोलेंगे भी आपको किसी अन्य तरीके से पार्टी एडजस्ट कर लेगी, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, ये तो इस टाइप के। वैसे भी वो खुद तो लड़ नहीं सकते थे। हाँ, और खुद उन्होंने वैसे भी नहीं लड़ना था। 12 साल हो गए थे। पर जैसे ही यौन शोषण का आरोप लगा तो जो भाजपा की बैकिंग थी वो अचानक से विड्रॉ कर गई। अब पहलवान लोग एक्सपोज हो गए। इन्होंने तो धरना लगाया था 3 घंटे के लिए, इनकी तो 3 दिन की प्लानिंग ही नहीं। अगले दिन ये प्रेशर में आ गए। आज साक्षी मलिक ने इंटरव्यू में कहा है, हमारे पास खाना नहीं था, रहने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, या नहीं था, हम तो 2 घंटे के लिए धरने में आए थे, मात्र 2 घंटे, मात्र 2 घंटे। हाँ, ये तो हाँ, वाकई 2 घंटे का 11 धरना था। बजे शुरू करेंगे, 1 बजे तक हमारी सुनवाई हो जाएगी। इन्होंने और तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो 2 घंटे का धरना था ये 2 साल चल जाएगा। हाँ तो द पॉइंट इज, जी, जब यौन शोषण के आरोप लग गए, अब इनको झूठे आरोप लगाने थे। तो ये बहुत 3 महीने तक तो ये, अच्छा, जैसे ही आरोप लगे ना तो मैंने अगले दिन पहली वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था भैया ये जंतर मंतर पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अब तुमने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, अब तुमको इसकी करानी पड़ेगी एफआईआर। जी, न इसमें न तो नेता कुछ करेगा, ना प्रधानमंत्री कुछ करेगा, ना होम मिनिस्टर कुछ करेगा। जी। अरे भाई अगर तुमको कोई, भाई इसमें, अच्छा एक मिनट, बोले जी प्रधानमंत्री जी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। क्या सुनवाई करेगा भाई प्रधानमंत्री? कोर्ट करेगी सुनवाई ना। कोर्ट नहीं, पहले उसका एक प्रोसीजर है, थाने जाकर एफआईआर करनी पड़ेगी। अच्छा आप ना थानेदार के कितने ही खास हो, कितने ही खास हो, कोई बात हो जाए, थानेदार सबसे पहली बात क्या कहता है? समझौता कर ना लो। ना, लिख के ले आओ, पहले तो लिख के ले आओ। रिटर्न कंप्लेंट रिटर्न करो, कंप्लेंट मौखिक पे कुछ नहीं करेगा। जब वो अपने हाथ में एक कागज धर लेगा तो या तो उसी कागज के आधार पर कंप्रोमाइज करा के, इसको करा के समझौता करा देगा, या उसी कागज के आधार पे एफआईआर लिख देगा। जी, देयर हैज टू बी अ कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन। तो मैंने उसे दिन कहा था, मैंने कहा ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा भैया, थाने जाओ। जी, तो सब, अब इन्होंने क्या किया, थाने क्या जाए, थाने में तो स्पेसिफिक कंप्लेंट होनी चाहिए। देयर हैज टू बी ए कंप्लेनेंट। एक जीता जाता जागता व्यक्ति बोलेगा कि मेरे साथ यह क्राइम हुआ, नंबर 1, देयर हैज टू बी ए कंप्लेनेंट, देयर हैज टू बी ए डेट, देयर हैज टू बी ए स्पॉट कि यहां पर हुआ। अब झूठ था सब कुछ, तो कंप्लेनेंट किसको बनाए? तो पहले 3 महीने तो ये कंप्लेनेंट ढूंढते रहे। तब तक क्या हुआ, ऑफ साइड कमेटी और ओवरसाइट कमेटी और वो पीटी उषा वाली 2 जांच समिति बिठा दी, मैरी कॉम और वो वाली। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। एक कोई आज तक का कॉन्क्लेव था या कोई एक वो था जहां पे विनेश फोगाट बैठ के कह रही है, जैसे ये शोषण की बातें चल रही थी, तो वहां कह रही थी, अरे मैं पहलवान हूं, मेरे गला को क्या कर लेगा, हाँ ठाके पटक नहीं दूंगी। हाँ हाँ हैं, हाँ, ठाके हमारे पटक साथ दूंगी। कुछ नहीं हुआ। ये इस धरने से 1 डेढ़ 2 साल पुरानी वीडियो हाँ बिल्कुल। है। और फिर अंततः जब इनको कोई कंप्लेनेंट नहीं मिली, या जो कंप्लेनेंट्स थी वो तो भाग गई, इनको खुद कंप्लेनेंट बनना पड़ा। संगीता फोगाट एंड विनेश फोगाट एंड संगीता, साक्षी मलिक, विनाश एंड विनेश एंड साक्षी, साक्षी। 3 ये। और इन्होंने कहा कि जो इनका वकील था उसने बोला नहीं मजा नहीं आओगा, कोई पॉक्सो वाली ले आओ जिसमें पॉक्सो लग जाए। तो एक फर्जी पकड़ लाए। तो एक वो फर्जी पकड़ लाए रोहतक वाली। वो बोले फिर हम 3, तो फिर हम तो, हमारा तो वेस्टर्न इंटरेस्ट मान लिया जाएगा हम तीनों का। तो बोला 3 और ले आओ, तो ये महादेव एकेडमी की 3 पकड़ ले आए। कुल मिला के 6-7 कंप्लेंट से इन्होंने थाने में एफआईआर करी है अप्रैल में। तो अप्रैल वाली उस कंप्लेंट में साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है कि 2012 में अलमाटी में, कजाकिस्तान में एशियन जूनियर एशियन चैंपियनशिप में नेताजी ने मुझे मॉलेस्ट किया। अच्छा जी, एफआईआर हो गई। अब घटना स्थल है अलमाटी, कजाकिस्तान।
इंडियन पुलिस का जुरिडिक्शन नहीं है। चलिए वो तो चलिए वो कोई मैटर वो नहीं करता। इसके बावजूद मुकदमा इंडिया में चलाया जा सकता है, ये मैंने कानून में प्रावधान पढ़ा है। जांच कैसे करेंगे? हाँ, जांच कैसे करेंगे वो सारी बातें हैं। तो इन्होंने जी आरोप लगा दिया, ओवरसाइट कमेटी में फिर बयान दिया इसी, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी में ही है। तो साक्षी मलिक ने बोला कि जी मैंने, जब नेता ने मेरे साथ ऐसा किया अलमाटी में, तो मैंने ये बात पूजा डांडा को बताई थी। पूजा डांडा को बुला लिया ओवरसाइट कमेटी ने, हाँ जी साक्षी मलिक ने ये बात आपको बताई थी? बोले जी नहीं, मेरे तक नहीं बताई। नकरगी। ये बात ओवरसाइट कमेटी में दर्ज हो गई कि इसने बोला जी मैंने पूजा डांडा को बताई थी। पूजा डांडा बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मेरे को कुछ नहीं बताया, ना ऐसी कोई घटना हुई थी। फिर अच्छा, अब उसमें एक और नया तथ्य है कि जब इसका अलमाटी में मेडल आया तो उन दिनों फोन फान नहीं होते थे, इंटरनेशनल ये व्हाट्सएप कॉल और ये सब नहीं था। तो इसने बोला कि मेरी मम्मी से मेरी बात करा दो। तो नेताजी ने अपने फोन से जो है इसकी मदर से इसकी बात कराई थी जी। इसके पास फोन नहीं थे, ये बात इसने बयान में कह रखी कि मेरे पास फोन नहीं था। नेताजी ने अपने फोन से मेरी मम्मी से बात कराई थी। फिर इसने बोला कि जी ये बात मैंने अनीता शिवरान को भी बताई थी। कैसे बताई थी? बोले जी फोन से बताई थी। ना 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 ना, ये बात अनीता शिवरान ने ओवरसाइट कमेटी का वो जब बयान दिया तो ये बोली कि जी हाँ अलमाटी में नेता ने मॉलेस्ट किया था। बोला आपको कैसे मालूम चला? बोले मुझे साक्षी ने बताई थी। बोले कहाँ बताई थी? बोले जी फोन करके बताई थी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो साक्षी कह रही थी कि मेरे पास तो फोन था नहीं, मेरे पास फोन नहीं था, और मेरी मम्मी से बात नेताजी ने अपने फोन से कराई थी। तो आपको जिस फोन से बताई वो किसका फोन था, किस नंबर से कॉल आया था? तो आपके पास तो कॉल डिटेल होगी, या आपके नंबर पे अगर कॉल आई है तो सीडीआर से निकल आएगी। अब अनीता शिवरान फिर फंस गई। तो अनीता शिवरान बोली कि नहीं मैं बोल रही हूं, मेरे को तो कैंप में बताई थी। कौन से कैंप में बताई थी? तो इसने कोई शायद पटियाले का नाम लिया, पटियाले में या लखनऊ में बताई थी। अब इनके पास कैंपों का रिकॉर्ड था नहीं, फेडरेशन के पास पूरा रिकॉर्ड था कि किस कैंप में कौन लड़की थी, किस कैंप में कौन लड़की नहीं थी। फेडरेशन ने अपना रिकॉर्ड रख दिया कि जिस कैंप की ये बात करी उस कैंप में तो अनीता शिवरान और साक्षी मलिक एक साथ थी ही नहीं। कहने का मतलब इनका झूठ ओवरसाइट कमेटी के बयानों से ही पकड़ लिया था। फिर जब ये एफआईआर हुई और नए सिरे से मुकदमा चला, तो जब चार्जेस फ्रेम हो रहे थे तो रेबेका जॉन ने से जब वकील ने पूछा कि आपके पास अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है जी, और आपने जो जिन लोगों को विटनेस बनाया है उनका झूठ ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट में, पेज नंबर इतने इतने पे ये बयान है। तो बहुत दिन तक तो इस मुकदमे में ये बहस चलती रही कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट को एज अ विटनेस या एज अ डॉक्यूमेंट इस मुकदमे में पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा एविडेंस के तौर पे। तो जज ने फैसला दिया कि नहीं, ओवरसाइट कमेटी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी जांच और चार्जशीट ओवरसाइट कमेटी के बयानों को आधार बनाकर की है कि तुमने दिल्ली की ओवरसाइट कमेटी में यह बयान दे रखा है, इसलिए अब कुछ भी बोलना तो यह ध्यान रखना कि पहले क्या बोला हुआ है। अब ये फंस गए उसमें। तो रेबेका जॉन ने, जो कि साक्षी मलिक की वकील थी, उन्होंने कहा ठीक है फिर मेरे कंप्लेनेंट के चार्जेस न प्रेस किए जाएं। और आपको मालूम है आज की तारीख में जो मुकदमा चल रहा है ना, उसमें साक्षी मलिक के इस अलमाटी वाले चार्ज पर मुकदमा नेताजी पे नहीं चलाया जा रहा। तो तुम उस आरोप से विड्रॉ कर चुकी हो अपने मुकदमे में, परंतु जब तुम किताब लिख रही हो तो उन आरोपों को दोबारा दोहरा रही हो। तो ये डबल स्पीक हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए जी। तो मूल मुद्दा ये है
कि जिन आरोपों से, अच्छा किताब का नाम क्या है? विटनेस। द विटनेस। भैया तुमने जो आरोप लगाए थे उनसे आप खुद विड्रॉ कर चुकी हैं और अब बुक में आप वो आरोप दोबारा लगा रही हैं। किताब बेचनी है बाबा जी। अच्छा, किताब बेचने के लिए आप कोई भी आरोप लगा देंगे? हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इनसे डेकोरेटेड रेसलर इंडिया में कोई है? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि, दीपक, यही 4 ही 5 6 नाम ना, जो इतिहास में जब नाम लिखे जाएंगे कि इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर्स, तो पहले नाम आएगा केटी जाधव का, फिर आएगा सुशील कुमार का, फिर योगेश्वर दत्त का, फिर आएगा बजरंग पुनिया का, साक्षी मलिक, रमेश भूरे पहलवान का। इन लोग का तो बहुत नीचे आएगा लिस्ट में। नहीं, फिर भी ही वाज अ ग्रेट रेसलर। नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ भाई। पहले हम ओलंपिक हाँ, मेडलिस्ट के नाम ओलंपिक, लिखेंगे ना, पहले ओलंपिक मेडलिस्ट। फिर जब वर्ल्ड मेडलिस्टों के नाम आएंगे तो उसमें फिर सुशील पहलवान, योगेश्वर, यावा करते करते दीपक पुनिया, रमेश कुमार, ऐसे फिर कृपा शंकर पटेल, और मतलब ऐसे करके एक लिस्ट बनेगी तो बहुत सारे, उदय चंद जी और मलवा पहलवान और दुनिया भर, करतार सिंह, सतपाल, ये नाम आएंगे। लेकिन जब टॉप की लिस्ट आप देखेंगे ना, जब ग्रेटेस्ट रेसलर एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, सुशील कुमार, योगेश्वर, रमेश, बजरंग, साक्षी, विनेश, या बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। और विनेश फोगाट ने क्या इल्जाम लगाया कि नेताजी ने मुझे मॉलेस्ट किया, वो भी 2 दिन लगातार बुला के, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, और उससे हासिल क्या हुआ? एक अदना सी, टुच्चे सी एमएलए की पोस्ट। यूपी में 403 है, 402 के भी नाम नहीं, आपको 2 के भी नाम नहीं पता होंगे भाई। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के सामने एमएलए की वो औकात होती है जो एक हाथी के सामने चींटी की होती है। और आपने मतलब एक एमएलए की पोस्ट के लिए, या दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस, या अच्छा एक बात उन्होंने कही थी, एक बयान दिया था, उनकी टुच्चई के जब मैं किस्से लिखूं ना तो किताब लिख सकता हूँ विनेश फोगाट की टुच्चई पे, कि अगर दीदी प्रियंका गांधी न होती तो मैं ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस न दे पाती, मैं ओलंपिक न जा पाती। क्या किया है? साई, सारा पैसा कहां से आया? टॉप्स की, साई की टॉप्स वाली स्कीम से। साई किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, वो उसका लिए पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है। हाँ? मोदी जी ने पानी की तरह पैसा बहाया है हमारे मिशन ओलंपिक, बेशुमार और अनअकाउंटेड मनी। हाँ। जितना बोल दिया दे दो, 2 मेडल चाहिए। हाँ। कल को ये ना बोले ये प्लेयर कि हमारे को पैसा नहीं मिला, हमको फंड्स नहीं मिले तो हमारा मेडल नहीं आने, तो हम भी मेडलिस्ट हो जाते हैं। अंधाधुंध पानी, पैसे से भी मतलब, पैसे की, पानी की भी कीमत है, ऐसे मतलब पैसा बहाया गया। और इन्होंने क्या कहा? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उससे मिला क्या? सारे जगत में पहलवानों की बेइज्जती, पहलवानों की इज्जत माटी में मिला दी, और एक एमएलए की एक चीज मैं आपको एक आई वांट टू पॉइंट आउट, मुझे याद आ गया पॉइंट। अभी आज जो राजदीप सरदेसाई के साथ साक्षी मलिक का इंटरव्यू चल रहा है अभी जी, उसमें उसने पूछा है कि क्या अभी भी ब्रजभूषण चरण सिंह कुश्ती को कंट्रोल करते हैं? तो साक्षी मलिक ने कहा हाँ जी करते हैं। तो साक्षी मलिक का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था कि अभी भी वो नेशनल कराते हैं, अभी भी ट्रायल कराते हैं, अभी भी उन्होंने ट्रायल नाम बदल के कराई है। इसका मतलब आप अभी भी नेशनल और ट्रायल रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रायल इस बार रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का जो आदेश आया, आपको पता है वो मुकदमा किसने किया है? साक्षी मलिक के हस्बैंड ने, सत्यव्रत ने। हाँ जी, साक्षी मलिक के हस्बैंड सत्यव्रत ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक मुकदमा कर रखा है जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इनका सस्पेंशन अभी तक खेल मंत्रालय ने रद्द नहीं किया है, इसलिए इनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये ट्रायल आईओए द्वारा मनोनीत एडहॉक कमेटी को कराना चाहिए, और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, ट्रायल रुक गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, पुरानी वाली बात फिर से आ गई कि आईओए की अगर एडहॉक कमेटी करा लेगी तो टीम जाएगी कैसे? तुमने बोले यार तुम ही करा लो ट्रायल, पर नाम बदल दो, जैसे हमारे WFI को कहा, संजय सिंह को कहा, संजय सिंह को कहा, तो फिर ट्रायल का नाम बदल के टैलेंट हंट के नाम पर वो ट्रायल हुए, उनका नाम बदल दिया, और बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि सारे ट्रायल्स कैंसिल किए जाते हैं। अच्छा मान लीजिए ट्रायल ना होती
टीम नहीं जाती, नहीं जाती। नुकसान साक्षी किसका मलिक, एक मिनट, साक्षी मलिक का तो कुछ नहीं जाता, पर हरियाणा के वो जो बच्चे दिन रात पहलवानी कर रहे हैं वो कहाँ, वो क्या नहीं, करते हैं? 30 बच्चे अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं, और जो नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज थी ना, उसमें 12 बच्चे, 4 मेंस फ्री स्टाइल, 4 ग्रेको रोमन और 4 वुमेन्स फ्री स्टाइल, 42 बच्चे हो गए। 42 वो बच्चे, 42 में से शायद 35 से ज्यादा हरियाणा के होंगे, 40 हरियाणा के होंगे। 42 में से 40 हरियाणा के। तो भैया साक्षी मलिक जी से, वो राजदीप सरदेसाई के पास तो ये सवाल है नहीं, मैं पूछ लेता हूं कि आपका हस्बैंड जो ये ट्रायल रुकवाने के लिए या नेशनल चैंपियनशिप रुकवाने के लिए या कुश्ती संघ की सारी एक्टिविटीज रुकवाने के लिए ये कोर्ट में जो मुकदमेबाजी कर रहा है, ये कुश्ती की कौन सी सेवा कर रहे हो तुम? और हरियाणा की जनता को, हरियाणा के पहलवानों को, हरियाणा के कोचेस को, पेरेंट्स को ये सवाल साक्षी मलिक से पूछना चाहिए कि नहीं कि तुम ट्रायल और नेशनल चैंपियनशिप को क्यों रुकवाना चाहते हो? उससे मिलता क्या है? उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? उसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि ऐसे ट्रायल्स करा के WFI को गेन क्या होता है? पर्सनली घंटा ट्रायल हुई, ऑर्गेनाइज करा दी, टीम गई, मेडल आया नहीं, वो बात की बातें हैं। WFI को कुछ गेन नहीं होता है, हाँ देश को, बच्चों को बहुत कुछ मिलता है। अरे जो बच्चा पहलवानी कर रहा है इतने सालों से, लगभग 6 से 10 साल की तपस्या के बाद बच्चा अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल पाता है ना जी, कम से कम 6 साल, नहीं तो 10 साल। बहुत टैलेंटेड हो तो 6 साल, बहुत टैलेंटेड हो तो 6 साल, नहीं तो 10 साल की तपस्या के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल। हरियाणा में तो 8 साल का बच्चा अखाड़े में भेज देते हैं माँ बाप। तो एक बच्चा, और उसको इस बार चांस मिला, इस बार वो सबसे तगड़ा है, वो ट्रायल तुमने रुकवा दी है। अच्छा, ये बात हुई तो WFI ने कहा कि ठीक है, हम टीम नहीं भेजेंगे अगर तुम इसी तरह कोर्ट से हमारी एक्टिविटीज में दखल अंदाजी करोगे, हम टीम नहीं भेजेंगे। अच्छा, WFI टीम न भेजती, ब्रजभूषण शरण सिंह के किस लड़के का नुकसान हो जाता? किसी का नहीं, प्रतीक का हो जाता या करण का हो जाता? नहीं होता। ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती की टीम जाए चाहे न जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो मेहर सिंह खाड़े को पड़ता है, फर्क तो उन बच्चों को पड़ता है जो सुबह 4 बजे उठ के पहलवानी कर रहे हैं। तो ये जो आज कुश्ती के इतने बड़े खैर ख्वाह मसीहा बनने के लिए बयान देते फिर रहे हैं, इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, इनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है। जी, हरियाणा की जनता को ये सवाल पूछना चाहिए, पेरेंट्स को, कि तुमने कुश्ती का सत्यानाश कर दिया और अभी भी लगे हुए हो, आज भी तुम कुश्ती को बदनाम करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। और ये जो लेटेस्ट आज जो सुबह इंटरव्यू प्रसारित हुआ है राजदीप सरदेसाई और श्वेता सिंह का, ये कुश्ती को नए सिरे से बदनाम करने की इनका नया कोशिश है। इसी के जवाब में हमको ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, इस बात पे आप भी ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं तो बहुत अंदर से जानता हूं। विनेश फोगाट और बाकी फोगाट सिस्टर्स की आपस में 36 का आंकड़ा है, मतलब मारो काटो वाली राइवलरी है। वो हमारे एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, बात भरना स्पेशलिस्ट, नॉन हरियाणा के लोगों को नहीं पता होगा बात भरना क्या होता है। वो शायद मामा वाले परिवार से जाते हैं, मामा जी लोग, नाना जी लोग, बात लेके जाते हैं। तो भाई बात भरनिया, भाई हर शिकारा एक बात कहता है, गड़ासा गिर काट देंगे। तो जो बलाली फैमिली है ना, इनका आपस में वही प्यार है कि एक दूसरे को गंडासे से काट देंगे। साक्षी मलिक, जैसे वो चरण वंदना होती है किसी की, अब विनेश फोगाट की चरण वंदना में लगी हुई है। और बबीता फोगाट को, नहीं, नॉट ओनली दैट, सिर्फ विनेश फोगाट की चरण वंदना नहीं हो रही, यहाँ पे दीपेंद्र भाई को भी क्लीन चिट दी जा रही है, पूरी कांग्रेस को। हाँ, पूरी कांग्रेस को। नहीं जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये तो बीजेपी का षड्यंत्र था। तुम उस षड्यंत्र में शामिल हुए ना, चाहे किसी का षड्यंत्र था, कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए ही तो तुमने धरना लगाया था, और उस धरने में फिर यौन शोषण के आरोप लगा दिए। मूल लड़ाई क्या थी? कुश्ती। और ये बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं
कि ये कुश्ती संघ पर कब्जा करने की गंदी घिनौनी लड़ाई है, जिसमें नेताजी पर गंदे घिनौने आरोप लगाकर इनकी ये प्लानिंग थी कि हम किसी तरह कुश्ती संघ पे कब्जा कर लेंगे। इस हर प्लानिंग में ये फेल हो चुके हैं। कोर्ट में तो अब तो इनको मान जाना चाहिए। आज ये नए सिरे से, आज इन्होंने फिर से हजारों और सैकड़ों लड़कियों का नाम लिया है साक्षी मलिक ने अपने इंटरव्यू में, कि बहुत सारी लड़कियों के साथ जॉनसन हुआ था, बहुत सारी लड़कियों ने हमें मैसेज भेज के कहा था दीदी घना बढ़िया काम कर रही है। बाद में वो सारे मैसेज डिलीट हो गए। बाद में वो 2 दिन बाद सारे मैसेज डिलीट हो गए। पर एक मिनट, डिलीट खाली फोन से होते हैं? फोन से डिलीट होते हैं? पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 1 सेकंड में सारे मैसेज कटवा ले, है ना? इसलिए ये झूठ, ये काट की हांडी अब चढ़ चुकी, जितनी चढ़नी थी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और ये पूरा गिरोह और इनके सारे समर्थक, वो सारे कोचर जो अशोक डाका के अखाड़े में प्लानिंग कराया करते थे ना, मीटिंग कराया करते थे, पूरे हरियाणा की जनता को जवाब देना होगा कि ये पाप, ये दुष्कर्म, कुश्ती के साथ ये दुष्कर्म तुमने क्यों किया? तुम्हारा इन 3 को तो कुश्ती संघ की अध्यक्ष चाहिए थी, तुमने क्या चाहिए था? चौधर वो जो हरियाणा के अशोक ढाका के खाड़े में इकट्ठे होया करते थे, तुमने क्या चाहिए था? तुम्हारा क्या लालच था? ये भी जनता पूछेगी। जनता जवाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री श्री राम। राम।